देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं सुमेरा खान। न आंख झुकाकर न आंख उठाकर, अब बात होगी आंख से आंख मिलाकर। एक लाइन में कहें तो यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और युद्ध नीति भी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी की इस युद्ध नीति का पूरा एहसास हो गया। लेकिन बीजिंग के हुक्मरान अनाड़ी हैं। गलवान में जो उन्होंने गुस्ताखी की, उसका जवाब इंडियन आर्मी ने गर्दन और कमर तोड़ कर दिया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति का ट्रेलर भर है। पूरी पिक्चर क्या है वो आप देखिए TV9 भारतवर्ष की टेली सीरीज बिग बॉस द गेम चेंजर के पहले एपिसोड बाज बर्स्ट ऑफ फायर में। सितंबर 2014, ऑपरेशन कैमल। इराक के आसमान में बगदादी ब्रिगेड पर 6 बाज लगातार नजर रख रहे थे। IS लड़ाकों के एक एक मूवमेंट की हर बारीकी बाज की आंखों में कैद हो रही थी। तभी अचानक 4 बाजों ने अपना रूप बदला और बगदादी ब्रिगेड पर मौत बनकर टूट पड़े। इस कहर से इराक का जुम्मार शहर खंडहर बन गया। एक शहर से तो IS का नामो निशान तक मिट गया। इस समय तक दिल्ली में नई सत्ता कमान संभाल चुकी थी। दुश्मनों के लिए हिंदुस्तान का मिजाज बदल चुका था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इराक में ऑपरेशन कैमल के अगले ही साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में थे। बाज की डील लॉक करना तय हो चुका था। अब कोई भारत को आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता। सरकार देश हित में हर फैसला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये उस बाज को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है जिसे दुनिया गस्ट ऑफ विंड यानी हवा का झोंका कहती है। इस बाज की चालाकी बेमिसाल है। इसके झपट्टे का तो जवाब ही नहीं और इस कारण इसे बर्स्ट ऑफ फायर कहा जाता है। जंगे मैदान का बेजोड़ योद्धा है ये बाज, मतलब राफेल फाइटर जेट। ये प्रमाणित सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। राफेल की ताकत दुनिया ने देखी है। इसके प्रहार के जख्मों की गवाही लीबिया से अफगानिस्तान और सीरिया से इराक की धरती पर बिखरी है। इस एविएशन बेस के अंदर में मीडियम रेंज MIM-33 हॉक मिसाइल सिस्टम था और हिसार शॉर्ट रेंज सैम से और कुरकुट एयर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी एयर डिफेंस सिस्टम था। राफेल एयरक्राफ्ट है, ये मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसने दुश्मन के रडार और AD सिस्टम को डॉज किया है। हिंदुस्तान के आसमान में बाज की परवाज अब तय है। ये चाइनीज एयरफोर्स के कागजी लड़ाकों से श्रेष्ठ है। वो चाइना का चेंगडू हो या फिर J-20, युद्ध के मैदान में राफेल की सर्वश्रेष्ठता का कोई सानी नहीं। तभी तो राफेल के आगाज से ही चीन के होश फाख्ता है।
राफेल आसमान का निर्विवाद सिकंदर है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी भर नहीं है। राफेल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक साख दांव पर लगा दी। निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप तक सहे, अदालत में सवालातों का सामना किया, सड़क से संसद तक सियासत की तपिश देखी। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। हर हालात से गुजरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार राफेल फाइटर को इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना दिया। यह फैसला क्यों किया गया, इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी देते हैं। भारत आज एक नई नीति और रीति पर चल रहा है और आज पूरा विश्व भी भारत को समझने लगा है। ये नरेंद्र मोदी की नई नीति और रीति है, जिसकी जिद और जरूरत का नतीजा है राफेल। सवाल इतना है कि आखिर आंख से आंख मिलाकर और हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजरों से देखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की नीति और रीति को कैसे एक्शन मोड में लाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एयरफोर्स के लिए राफेल वक्त की जरूरत है, तो खुद फ्रांस जाकर फाइटर जेट की डील कराए। पुंछ और पुलवामा में आतंकी हमले के बाद ये लगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, तो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो गई। अगर चीन को लद्दाख में भारत की युद्ध नीति जो बदल गई है वो समझ नहीं आई, तो गलवान की खूनी झड़प हम सबके सामने है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बदली युद्ध नीति के कारण क्यों दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहने लगी द मैन विदाउट फेयर। अप्रैल 2020 दूसरा हफ्ता। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में एलएसी के उस पार रेड आर्मी की हरकत बढ़ने लगी। अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने लगी कि भारतीय सरहद के पास ड्रैगन एक्टिव हो चुका है। यह सिलसिला अप्रैल के तीसरे और चौथे हफ्ते में भी जारी रहा। लिहाजा सेना और रक्षा मंत्रालय ने एलएसी के हालात की ब्रीफिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को कमान सौंपी। चाइना स्टडी ग्रुप के जरिए हालात सामान्य बनाने की कोशिश शुरू हुई। चीन से सीमा विवाद पर आखिरी फैसला यही स्पेशल ग्रुप लेती है। मई के पहले हफ्ते में भारतीय एजेंसियों को पता चल चुका था कि चीन के इरादे कितने खतरनाक हैं। इसे लेकर दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में एलएसी पर भारी डिप्लॉयमेंट की गई। थल सेना और वायु सेना को एक्टिव किया गया। हालात को लेकर रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया। इस मीटिंग में सहमति बनी कि ग्राउंड फोर्सेस को कॉम्बैट सपोर्ट मुहैया कराया जाए। मई के दूसरे हफ्ते से इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट से फौजी और सैनिक साजो सामान फॉरवर्ड एरिया तक भेजे जाने लगे। इसमें C-130J, C-17, IL-76, AN-32 की मदद ली गई। टैंक और तोपखाने को तैनात किया गया। चीन को टक्कर देने के लिए चिनूक और MI-17 को भी डिप्लॉय किया गया। इसके साथ बॉर्डर और सर्विलांस को मजबूत किया गया ताकि चाइनीज आर्मी के मूवमेंट की सही जानकारी मिलती रहे।
इसके लिए लो लेवल लाइट वेट रडार सिस्टम को तैनात किया गया, जिनकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर है। पूरे एक्शन में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का गठजोड़ कायम रहा। सेना की सारी रिजर्व फोर्सेस को मूव किया जाने लगा। बॉर्डर पर इन हरकतों के बीच दिल्ली ने एनएसए, सीडीएस, आर्मी चीफ, कैबिनेट सेक्रेटरी, रक्षा और गृह सचिव भी एक्शन में थे। प्रधानमंत्री मोदी को हर बारीकियां बताई जा रही थी। सारा जोर तनाव को लोकल लेवल पर सुलझाने का था। पीएम मोदी के निर्देश पर एनएसए अजीत डोभाल चाइना स्टडी ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे। इनका संपर्क लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से कायम था। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर कूटनीतिक विकल्प तलाश रहे थे। 5 और 6 जून की आधी रात गलवान में भारत और चीनी सैनिकों में खूनी झड़प हो गई। 20 भारतीय जवान शहीद हुए। देश में चीन को लेकर गुस्सा फैला। प्रधानमंत्री ने एलएसी पर फ्री हैंड यानी एक्शन लेने की खुली छूट दे दी। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ये उस चीन को मैसेज था जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। ये 1962 का नहीं 2020 का भारत है जो चीन की अकड़ ढीली करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चीन की दादागिरी नहीं चलने वाली। चीन की रेड आर्मी पीठ में छुरा घोंपने में माहिर है। आमने सामने की लड़ाई में चीनी मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। चीन को अपने हथियारों पर बहुत गुमान है, लेकिन उस गुमान को राफेल फाइटर जेट पलीता लगा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति के तरकश में लेकिन एक और अजय तीर आने वाला है। यह रणभूमि का योद्धा है, तुरुप का इक्का है। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में रणभूमि के इस बाजीगर की कहानी जो द इंडियन ट्रायम्फ है। To Prime Minister Modi, to President Trump, welcome to Texas. My friend, a great American president, Mr. Donald Trump. Most loyal friends, Prime Minister Modi of India. सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र की ये दोस्ती दुनिया को नुमाया है। बीते 6 वर्षों में ये सुपर पावर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबल बॉस बनने का कदमताल है। ये आजाद भारत के कूटनीतिक रिश्तों की ऐतिहासिक करवट है, लेकिन ये दोस्ती भी उस वक्त तलवार की धार पर होती है जब सवाल दुश्मनों के पंजे से देश को महफूज रखने के अटल इरादे का होता है। ये S-400 है। ये अमेरिका के दुश्मन रूस का सबसे एडवांस और पावरफुल डिफेंस सिस्टम है। किसी देश के पास S-400 का होना एक महारक्षक का होना है। दुनिया के एक्सपर्ट्स S-400 को विश्व का बेस्ट डिफेंस सिस्टम मानते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जो अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास भी नहीं है। S-400 की खासियत क्या है, जरा इसे पहले समझिए। ये जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर की रेंज में सभी हवाई खतरे को खत्म कर सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज में एक साथ कई लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और ड्रोन पर यह हमला कर सकता है।
एक साथ 100 हवाई खतरों को भांप सकता है और अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर F-35 जैसे 6 लड़ाकू विमानों को ढेर कर सकता है। इससे एक साथ 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 36 टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ये डिफेंस सिस्टम 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ बर्बाद कर सकता है। आज की तारीख में अहम यह नहीं है कि S-400 की खासियत क्या है, अहम यह है कि चीन के पास यह डिफेंस सिस्टम है। भारत तीसरा देश है जो रूस से S-400 खरीद रहा है। यह नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति के लिए कितना अहम है कि चीन से तनाव के बीच ही प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से S-400 की जल्द डिलीवरी पर बात की। इस बातचीत के बाद अगले साल S-400 की पहली खेप भारत को हासिल हो जाएगी। इसके लिए एडवांस पेमेंट तक किया जा चुका है। अब जरा इत्मीनान से यह भी सुन लीजिए कि जब 2016 में भारत ने ब्रिक्स समिट के दौरान रूस से S-400 सिस्टम का करार किया तो अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। नरेंद्र मोदी के बराक ओबामा से भी करीबी रिश्ते थे। अमेरिका का यह विरोध डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी जारी रहा। राष्ट्रपति ट्रंप के डिफेंस एडवाइजर ने बाकायदा डील पर भारत को चेताया। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी अड़े रहे। उन्होंने कभी प्रोजेक्ट S-400 को ठंडे बस्ते में नहीं डाला। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है नेशन फर्स्ट, नेशन का डिफेंस फर्स्ट। भारत शांति दूत है, लेकिन वक्त पड़ने पर सुदर्शन चक्रधारी भी। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। आज युद्ध के मैदान का सुदर्शन चक्र S-400 है। ये वो प्रतिरक्षक है जो युद्ध में अजेय होने की पहली शर्त है। यही वजह है कि इधर रूस से डील पक्की हुई, उधर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान में खौफ पसर गया। S-400 डील पर पाकिस्तान ने रूस को नई दोस्ती का हवाला भी दिया, लेकिन पुतिन ने पाकिस्तान के रोने गाने को तवज्जो नहीं दी। ये नरेंद्र मोदी की मित्र नीति है कि S-400 की खरीद पर तनातनी के बावजूद चीन से तनाव के दौरान अमेरिका चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा है। बेशक रूस और भारत के रिश्ते ठंडे हैं, लेकिन यह कहना भी बेमानी है कि आज व्लादिमीर पुतिन शिद्दत के साथ ग्लोबल विलेन जिनपिंग के साथ खड़े हैं। चीन ग्लोबल विलन है। चीन इंसानियत का दुश्मन है। दुनिया में किसी भी देश से चीन की नहीं बनती। कुछ ही देश हैं जो चीन के दोस्त देश हैं, जैसे पाकिस्तान, जैसे नॉर्थ कोरिया, और वो भी चीन की दौलत के भूखे हैं। फिर भी चीन के खिलाफ दुनिया को गोलबंद करना आसान काम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अविश्वसनीय काम को आसानी से कर दिखाया। गलवान की गद्दारी के महज 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशक्तियों का ऐसा गठजोड़ किया जिसने चीनी हुक्मरानों के होश उड़ा दिए। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए चक्रव्यूह, द ड्रैगन किलर। जुलाई 2017, हैम्बर्ग, जर्मनी। 3 बरस पहले की इन तस्वीरों में अजीब कहानी है। इस तस्वीर में दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश के लीडर्स हैं। ग्रुप फोटो सेशन चल रहा था। जर्मनी के हैम्बर्ग में हैरान करने वाला एक वाकया हुआ। मेजबान थी जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। मेहमान थे 20 देशों के सुप्रीम लीडर। फोटो सेशन का वक्त था। तस्वीर के लिए सब कतार में खड़े थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट को आने में थोड़ी देर लगी।
वो आए तो जर्मन चांसलर अगवानी को पहुंची। ट्रंप और मिलेनिया को लेकर वो पोडियम तक आई। पहली कतार में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खड़े थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें देखा तक नहीं, वो आगे बढ़े और दूसरी कतार में जाकर खड़े हो गए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे। ट्रंप ने उन्हें देखा, हाथ बढ़ाया। दोनों लीडर्स के चेहरे खिले थे। ये दोस्ती दिन ब दिन गाढ़ी होती रही तो दूसरी तरफ जिनपिंग से ट्रंप की नफरत बढ़ती चली गई। जिनपिंग की हरकतों और चीनी साजिशों से तंग होने वाले ट्रंप अकेले नहीं थे। दर्जन भर से ज्यादा देश ड्रैगन की विस्तारवादी नीति से खफा थे। कोरोना साजिश के बाद तो चाइनीज मार्शल ने सारी हदें पार कर दी। महामारी बांटने के बाद जिनपिंग हड़प नीति पर उतर आए। उनकी जंगी सनक का प्रमाण गलवान घाटी में दिखा। पंद्रह जून की रात एलएसी पर ड्रैगन आर्मी घुसपैठ कर रही थी। भारतीय जांबाजों ने चाइनीज सैनिकों का हड्डी तोड़ इलाज किया। ड्रैगन आर्मी के चीथड़े उड़ गए। इसके बाद तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग का दिमाग ठिकाने लगाने का प्रण ले लिया। ग्लोबल विलेन के खिलाफ पीएम मोदी ने इंटरनेशनल मोर्चा बनाया। जिनपिंग की जान सुखा देने वाला नाम सबसे पहले टीम इंडिया में शामिल हुआ। यह कोई और नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने गलवान में चीनी कायरपंथी के बाद से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी, जिनपिंग को हद में रहने की धमकी दी। ड्रैगन के खिलाफ भारत का साथ देने वाले देशों में कनाडा भी रहा, जिसके पीएम जस्टिन ट्रूडो ने गलवान झड़प के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी से बात कर अपनी इच्छा रखी। टीम इंडिया में तीसरी महाशक्ति इजराइल बना, जिसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हर मुश्किल घड़ी में भारतीय खेमे में रहने की कसम को याद किया। चीन के खिलाफ ब्रिटेन भी भारत के साथ खड़ा दिखा। कोरोना की वजह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कई बार चीन की मुखालफत की। युद्ध की नौबत आने पर ब्रिटेन ने चीन को खाक करने तक का ऐलान कर दिया। जिनपिंग से ऑस्ट्रेलिया ने जानी दुश्मनी मोल ले रखी है। कोरोना विस्फोट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक नहीं कई सिग्नल देकर चीन को अलग थलग करने की मांग की। जापान की चीन से खुन्नस किसी से छिपी नहीं। मौका मिलते ही शिंजो आबे ने जिनपिंग की गर्दन दबोचने का दम भरा। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने चाइनीज हिमाकत को दुनिया के लिए खतरा बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने ड्रैगन के युद्ध प्लान को डेंजरस माना। खाड़ी देशों में सबसे अमीर और पावरफुल सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आने के सिग्नल दिए। चीन के खिलाफ भारत का साथ देने वालों में सबसे चौंकाने वाला ताइवान रहा। एक छोटे से देश ने ड्रैगन के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी जिससे पूरा बीजिंग दहल उठा। सबसे दमदार लीडर, उनकी विध्वंसक सेनाएं सब साथ आए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रण क्षेत्र में कदम रखा। एलएसी पर पहुंचकर उन्होंने बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह को सीधे सीधे चेतावनी दी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी के ओपन चैलेंज से चीन में खलबली मच गई। जिनपिंग आर्मी में खौफ की वजह कई देशों के भारतीय खेमे में आने के साथ कुछ और भी था। ताकतवर देशों के साथ दोस्ती के अलावा भारत के सुरक्षा कवच को अभेद्य बनाना बहुत जरूरी था।
गेम चेंजर प्राइम मिनिस्टर ने जल, थल और वायु सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने में पूरी जान फूंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ देशवासियों के सामने जो प्रण लिया था, देश की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों को जो वचन दिया था, उसे कैसे पूरा किया और कैसे दुश्मन के दांत खट्टे किए, देखिए हमारे टेली सीरीज के इस एपिसोड में, ड्रैगन नो मोर अ चैलेंज। समंदर में बारूदी जलजला लाने वाला हथियार, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में और न ही किसी अभाव में। आसमान से बेहिसाब बारूद बरसाने वाला लड़ाका, गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। दुश्मनों का दिल दहलाने वाला जंगबाज, जल हो, थल हो, नभ हो, हमारी सेना अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखे और आधुनिक बने, ये हमारा प्रयास है। भारत के शूरवीरों को सबसे ताकतवर बनाने के लिए 3 साल में 21 से ज्यादा डिफेंस डील की गई, जिनकी कुल लागत $5.67 बिलियन है, जिस डील से हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं अजेय बने। इजराइल से, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से और तो और इंडियन आर्मी को बाहुबली बनाने के लिए पीएम मोदी ने तुर्की तक से डिफेंस डील की। इतने हाईटेक और विध्वंसक हथियारों को भारतीय सेना के जंगी जखीरे में शामिल किया गया, जिनके नाम से ही चीन जैसा कायर दुश्मन थर्रा जाए। अमेरिकी MK-45 गन उनमें से एक है, जो युद्धपोत पर तैनात रहकर लड़ाकू विमानों, दुश्मनों के वॉरशिप को एक धमाके में नेस्तनाबूद कर देती है। ये तो दुश्मन पर ताबड़तोड़ अंदाज में अटैक करती है। MK-45 दुनिया की सबसे खतरनाक नौसैनिक गन मानी जाती है। भारत ने अमेरिका से 13 MK-45 गन्स खरीदने का सौदा किया। भारत और अमेरिका के बीच ये डील 71,000 करोड़ रुपए की हुई। MK-45 गन युद्धपोतों से सतह और हवाई हमले करने में सक्षम है। साल 2015 में अमेरिका से करीब 4,168 करोड़ रुपए का सौदा किया गया, जिसके तहत 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को सौंपने की डील हुई। अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर की भी डील की, जिसके तहत भारत को 15 चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका ने दिए। अमेरिकी नेवी का सबसे घातक हेलीकॉप्टर रोमियो, जिसकी एक उड़ान से ब्लू बैटल ग्राउंड में सनसनी मच जाती है। भारत ने 24 MH-60 रोमियो सी हॉक मैरीटाइम मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों के लिए $2.6 बिलियन का सौदा अमेरिका से किया। सुपर पावर से सैन्य सामान के साथ भारत ने रूस के भी विस्फोटक लड़ाकों को जंगी जखीरे में जुटाया। रूस से भारत ने एयरफोर्स के लिए 200 कॉमो 2260 हेलीकॉप्टर, 75,000 AK-203 राइफल सेना के लिए, 6 क्रिवाक 3 फ्रिगेट इंडियन नेवी के लिए खरीदी। रूस से मिसाइल लेकर डिफेंस सिस्टम तक की डील करके पीएम मोदी ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। इजराइल ने भी भारतीय सेना की मजबूती बढ़ाने में बड़ी मदद की। इजराइल ने स्पाइस 2000 बम, बराक 8,
MRSAM मिसाइल, हार्प सुसाइड ड्रोन के साथ इंडियन आर्मी को 16,479 लाइट मशीन गन्स भी दी। अक्टूबर 2019 में पीएम मोदी ने तुर्की से फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट किया। यह एग्रीमेंट 5 फ्लीट वेसल शिप के लिए हुआ। युद्ध में अहम योगदान देने वाली इन शिप्स की डील में टर्की के पाकिस्तान प्रेम से अड़चन भी आई। हालांकि भारत के अटल इरादों ने तुर्की को झुकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान को किनारे कर टर्की डील कायम रखना चाहता है। पीएम मोदी को तय करना है कि वो टर्की को भाव दें या नहीं। इतिहास गवाह है कि भारत पर जब जब युद्ध थोपा गया, भारतीय सेना ने उसका माकूल जवाब दिया। लेकिन आज के जमाने में सीधी जंग या सीधा युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। आज छद्म युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान के इस छद्म युद्ध यानी टेररिज्म की वजह से हजारों जानें जा चुकी हैं। चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से सरहद पर एक चैलेंज लगातार बना हुआ है। ऐसे में जरूरत थी कि भारतीय सेना को फौलादी बनाया जाए। इसके लिए इरादों की भी जरूरत थी और हथियारों की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। टेली सीरीज के हमारे इस एपिसोड में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान बाहुबली, न्यू वॉर गेम। 29 सितंबर 2016। सितंबर 2016 की तारीख हिंदुस्तानी जांबाजों की नई दास्तान की गवाही है। पूरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। बताइए मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? 26 फरवरी 2019 इस तारीख को इंडियन एयरफोर्स ने घर में घुसकर दुश्मन के आतंकी अड्डों को तबाह किया। ये भी भारत के सैन्य पराक्रम की नजीर है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है और इसलिए उन्होंने क्या किया? सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी। हम ऊपर से चले गए। भारतीय सेना ने यह शौर्य गाथा रातों रात नहीं लिखी। नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान यानी दोहरे दुश्मनों के लिए दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ भारतीय फौज को आधुनिक हथियारों से लैस करने की प्रक्रिया शुरू की। आज आवश्यकता है जिस प्रकार से वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं, हमारी सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उसके लिए मुझे ये बताइए 3 दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। आधुनिक सैनिक साजो सामान के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस और यहां तक कि टर्की के साथ समझौते किए। सरहद पर सैनिकों की जल्द पहुंच के लिए आधारभूत ढांचे का विकास किया। शानदार सड़कें बनी। लद्दाख के दुर्गम और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी में एयर स्ट्रिप बनाया। LAC पर भारत की मुस्तैदी के चलते ही चीन को मिर्ची लगी और उसने लद्दाख में घुसपैठ का दुस्साहस किया। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है।
देश की सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली के इरादे स्पष्ट हो गए। जैसे को तैसा वाला जवाब नरेंद्र मोदी ने सेना को कार्रवाई की पूरी छूट दी। फिर चाहे वो दिवाली जैसे मौके हों, सैनिकों के सम्मान और भावनाओं का सवाल हो, नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से हमेशा भारतीय फौज का हौसला बुलंद किया। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध जीतने के लिए बुलंद हौसला भी चाहिए। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हिम्मत और पराक्रम के मामले में भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। लेकिन भारत के सामने चुनौतियां बहुत हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान जैसा देश है जो युद्ध के मैदान में भारत से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन चीन की बात और है। चीन झूठ और फरेब का इस्तेमाल करता है। चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए भारत के डर का कारण, टू फ्रंट एनिमी। ये सरहद पार नरेंद्र मोदी के नाम का खौफ ही है कि वो इमरान खान हो या फिर उनके वजीर, सब मोदी में। पाकिस्तान मान चुका है कि भारत से वो जंग जीत नहीं सकता। सर्जिकल और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने इमरान खान और जनरल बाजवा की सारी हेकड़ी ढीली कर दी। लिहाजा अब हिंदुस्तान की फौजी आग से बचने के लिए पाकिस्तान ने जिनपिंग की गुलामी स्वीकार कर ली है। इमरान ने पाकिस्तान के जमीर से लेकर जमीन तक चीन को गिरवी रख दी। लेकिन ये कहानी आपको बाद में बताएंगे। पहले देखिए कि आज की तारीख में डिफेंस के क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और चीन की असलियत और ताकत क्या है। दुनिया में फौजी ताकत के मामले में भारत चौथे, पाकिस्तान 15वें और चीन तीसरे नंबर पर है। भारत के रक्षा बजट का पाकिस्तान करीब आधा खर्च करता है, जबकि चीन 4 गुना ज्यादा। भारत की एक्टिव सेना करीब 14.4 लाख है, जबकि पाकिस्तान की 6.53 लाख और चीन की 21.8। भारत के पास 4,426 टैंक्स हैं, तो पाकिस्तान के पास 2,735 और चीन के पास 3,500। भारत के पास 8,686 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो पाकिस्तान के पास 3,066 और चीन के पास 33,000। रॉकेट आर्टिलरी के मामले में पाकिस्तान कमतर है, जबकि चीन मजबूत स्थिति में है। फाइटर विमान भी भारत के मुकाबले चीन के पास ज्यादा और पाकिस्तान के पास कम है। भारत के पास 329 मल्टीरोल विमान हैं, पाकिस्तान के पास 225 और चीन के पास 576। अटैक फाइटर के मामले में भी भारत के मुकाबले चीन मजबूत हालत में है। पाकिस्तान की नौसेना फिसड्डी है, तो चीन यहां भी मजबूत है। चीन के पास सबमरीन भी अधिक हैं और विनाशक युद्धपोत भी। कुल मिलाकर सैन्य क्षमता के मामले में चीन बेहतर स्थिति में है। यही वजह है कि भारतीय जमीन पर चीन की नापाक नजर है। अपनी फौज के दम पर ही चीन भारत को धौंस दिखाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के तेवर अलग हैं, जिसका एहसास चीन को गलवान के गुनाह के बाद हो चुका है। दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। आलम यह है कि जिनपिंग इस हालत में नहीं है कि वो गलवान में अपने सैनिकों की टूटी गर्दन और कमर का हिसाब दे सकें। लिहाजा शर्म छिपाने के लिए फिर से जिनपिंग ब्रिगेड लद्दाख के करीब डेरा डालने लगी है। यह हिमाकत इसलिए क्योंकि चीन की हसरत दुनिया का दादा बनने की है। इसके लिए ड्रैगन साउथ चाइना सी में अमेरिका से जोर आजमाइश पर आमादा है। लेकिन दुनिया का गणित अब बदल चुका है। चीन की जमीन दरकने लगी है। अमेरिकी चुनौती के बाद अब हिंदुस्तान भी चीन की अकड़ के सामने खामोश होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति मुंहतोड़ जवाब देने की है, फिर चाहे दुश्मन कोई भी हो। दुनिया में कोरोना फैलाने वाला चीन युद्ध के मैदान में किसी भी हथियार का इस्तेमाल करे तो कोई अचरज नहीं। लेकिन अगर
जैविक युद्ध छिड़ता है तो अंजाम बहुत भयानक होगा, इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जिनपिंग ऐसा कर सकते हैं। तानाशाहों का इतिहास यही बताता है। भारत के खिलाफ जहरीली साजिश रचने वाले चाइनीज मार्शल ने अब अपनी वायरस फैक्ट्रियां पाकिस्तान में खोल दी हैं। हमारी टेलीसीरीज के इस आखिरी एपिसोड में देखिए जहरीले, गॉड ऑफ इविल। जिनपिंग इकलौते नहीं जिन्होंने दुनिया में दादागिरी जमाने के लिए नरसंहार के हथियार का इस्तेमाल किया। पहले विश्व युद्ध से रासायनिक हथियार के इस्तेमाल के सबूत मिलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने ब्रिटिश सेना पर 88 टन फॉस्जीन का इस्तेमाल किया था। फॉस्जीन गैस के असर से अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ी खत्म हो गई थी। इसके बाद तो केमिकल वॉर ही छिड़ गया। जवाब में ब्रिटिश फौज ने सल्फर मस्टर्ड गैस से हमला किया था। दूसरे विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर ने रासायनिक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। उस वक्त युद्ध में उलझे सभी देश रासायनिक हथियारों पर जोर दे रहे थे। क्लोरीन गैस, सारीन लिक्विड और गैस और VX जैसे महाविनाशक हथियारों की होड़ में यूरोप और एशिया के कई देश जुटे थे। वर्ल्ड वॉर II में केमिकल वेपन की काट के तौर पर अमेरिका ने जैविक हथियारों का प्रोडक्शन शुरू किया। कोल्ड वॉर के दौर में रूस भी इस रेस में बराबरी पर था, लेकिन दोनों देशों ने वायु वेपन की विनाश लीला का अंदाजा लगाकर इससे तौबा कर ली, जबकि जैविक हथियारों की ताकत ने चाइनीज लीडर्स को सिरफिरा बना दिया। महाशक्तियों ने वायरस फैक्ट्रियों पर ताला लगाया तो वहीं चीन ने जैविक हथियारों के कारखाने शहर शहर खोल दिए। 21वीं सदी में चीन ताकतवर हुआ तो जैविक हथियारों के लिए खजाना खोल दिया। जिनपिंग ने विषाणु बमों के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। कोरोना के साथ चाइनीज लैब में एंथ्रेक्स, ब्रुसिलोसिस, विब्रियो कोलेरा, ग्लैंडर्स, लिस्टीरियोसिस, एर्सिनिया पेस्टिस, क्यू फीवर और स्वाइन फीवर जैसे घातक वायरस वेपन पर रिसर्च की गई। ड्रैगन के ऐसे हथियारों से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है? जिनपिंग के अनदेखे जहरीले हथियारों के कहर से हिंदुस्तान कैसे बचेगा? अब इसको जान लीजिए। भारत ने साल 1972 में अंतरराष्ट्रीय समझौता किया। वायदे के मुताबिक भारत ने कभी जैविक युद्ध के हथियार नहीं बनाए, लेकिन इन हथियारों के खात्मे का हर इंतजाम हिंदुस्तान ने किया। भारत ने घातक वायरस से निपटने के लिए फसलों पर छिड़काव करने वाले उपकरण से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल को भी बना रखा है। भारत में वायरस पर रिसर्च के लिए लेवल 3 और लेवल 4 की कई लैब्स हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे इनमें से एक है। इसके साथ ही DRDO ऐसे उपकरण, ड्रेस और हथियार बनाता है जिनके इस्तेमाल से जहरीले वायरस से निपटा जा सके। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में DRDO की लैब में खास तौर पर जैविक युद्ध से निपटने पर रिसर्च होती है। भारत ने बायो वॉर के लिए सशस्त्र बलों में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल निदेशालय बना रखे हैं। जिनपिंग के जहन में कितना जहर है, उसके खात्मे का एंटीडोज हिंदुस्तान के पास है। सैन्य युद्ध की सनक हो, ट्रेड वॉर की जिद हो या फिर जैविक युद्ध का पागलपन, सबका बराबर इलाज होगा। वैसे भी भारत से धोखा कर जिनपिंग ने चीन की अकाल मृत्यु चुन ली है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।